स्टडी स्मार्ट एजुकेशन में सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मानव परिसंचरण तंत्र। उसमें हमने ब्लड और रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो पढ़ रहे थे। इनमें से हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स स्टार्ट करने से पहले ब्लड में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ब्लड की पीएच कितनी होती है। पीएच ऑफ ब्लड सात 7.2 से 7.4 क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ब्लड। ठीक है, इसके बाद जो आरबीसीज होती हैं उनकी संख्या को हम किससे काउंट करते हैं, उसके लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी को काउंट करते हैं इससे। ठीक है, फिर बात आती है डब्ल्यूबीसी में जो हमने पढ़ी थी इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स वगैरह। तो इओसिनोफिल का काम क्या होता है, ये एलर्जी क्रियाओं में काम करती है और संक्रमण को रोकती है शरीर में। एलर्जी अभिक्रियाओं के साथ काम करती है और संक्रमण को रोकती है, इन्फेक्शन को। फिर लिम्फोसाइट्स पढ़ ली थी, प्रतिरोधी अभिक्रियाओं में काम करती है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स ऑफ मिमी-क्यूब ब्लड। 1.5 to 3.5 प्लेटलेट्स पर मिमी-क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हो गई प्लेटलेट्स की संख्या। उसके बाद बात आती है इसकी आकृति कैसी होती है। प्लेटलेट की आकृति कैसी होती है, प्लेटलेट की आकृति होती है अनियमित होती है, इरेगुलर आकृति की होती है। अनियमित आकृति। ठीक है, फिर बात आती है अनियमित आकृति की बात आती है कि इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग करना, ब्लड की क्लोटिंग करना। ठीक है, थक्का जमाना। क्लोटिंग ऑफ ब्लड। फिर बात आती है क्लोटिंग ऑफ, थक्का जमाने का एक और नाम लेते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन भी बोलते हैं थक्का जमाने को। ठीक है, फिर बात आती है कि इसके अलावा थक्का जमाने का काम और कौन कौन से इसकी हेल्प कौन कौन करता है थक्का जमाने में, इसके अलावा प्लेटलेट्स के अलावा। तो ठीक है, तो हमने प्लाज्मा में पढ़ा था फिब्रिनोजन, एक जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो भी थक्का जमाने का काम करती है। फिब्रिनोजन
प्रोटीन। इसके अलावा कैल्शियम आयन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन कौन सा हेल्प करता है थक्का जमाने के लिए? विटामिन के हेल्प करता है थक्का जमाने में। विटामिन के है वो थक्का जमाने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स की, ठीक है। फिर बात आती है कि इनका रेशियो कितना होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का कितना रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो अगर हमारे शरीर में 600 आरबीसी है तो डब्ल्यूबीसी कितनी होगी? 1 होगी। और प्लेटलेट्स कितनी होगी? 40, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी प्लेटलेट्स का रेशो पूछे तो 600 रेशो 40 ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ये होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का रेशियो, ठीक है। फिर बात आती है इसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसके लाइफ स्पैन की बात आती है, जीवन अवधि। इसकी जीवन अवधि 7 से 10 दिन या 1 वीक, बोल सकते हैं 1 वीक, इतनी होती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ये हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो गया। फिर बात आती है ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप जैसे हम बताते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी ओ, ये सब कैसे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ये रक्त कणिकाएं कंप्लीट हो गई। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप में बात करें तो 2 टाइप की फैमिलीज होती हैं, एबीओ फैमिली और आरएच फैमिली। जो हम बताते हैं ए बी और ए बी ओ, ये कौन सी फैमिली बताती है? एबीओ फैमिली बताती है। इसके अलावा जो बोलते हैं ना पॉजिटिव है किसी का ब्लड, किसी का नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो वो आरएच फैमिली है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को बताती है, ठीक है। इसमें कौन सी फैमिलीज होती हैं? पहली है एबीओ फैमिली, दूसरी है आरएच फैमिली। ब्लड ग्रुप का फादर कौन है? ब्लड ग्रुप किसने बताया? खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप की? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एबीओ फैमिली की। एबीओ फैमिली की, ठीक है। एबीओ फैमिली में कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं? ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये आरबीसी होती है, किसी भी सेल में आरबीसी होती है। इसके बाहर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा भरा रहता है आरबीसी के बाहर। आरबीसी के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये कौन 2 टाइप की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। इस प्लाज्मा के बाहर, प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन।
प्लाज्मा के बाहर भी कुछ टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये भी दो टाइप की होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो कोई पूछे कि एंटीजन ए बी एंटीजन ब्लड ग्रुप का किसके ऊपर पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीजन, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, फ्रॉम एक्सेप्ट किससे किससे ले सकता है ब्लड, और टू डोनेट किसको किसको ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होती है, ए ही एंटीजन होती है ए ब्लड ग्रुप में, और एंटीबॉडी होती है स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीजन होती है बी और एंटीबॉडी होती है स्मॉल ए। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है ए एंड बी, एंटीबॉडीज में नहीं होती है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई भी नहीं होता है और एंटीबॉडी होती है ए एंड बी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम एक्सेप्ट की ए ब्लड ग्रुप वाला किससे किससे खून ले सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला सबसे पहले ए से खून ले सकता है, इसके अलावा ओ से खून ले सकता है। ओ को सर्वदाता कहा गया है। सभी को खून दे सकता है ये। इसके अलावा बी में बी से खून ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी वाले से ले सकता है और ओ से, सभी से ब्लड ले सकता है ए बी वाला ऑल, ठीक है। ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, दे सबको सकता है लेकिन ओ वाले ले किससे सकता है, ओ वाले से ही ले सकता है। फिर बात करते हैं कि ये ओ वाला सबको क्यों दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जब ए वाले को तो ए वाले का ब्लड देंगे तो ये एंटीबॉडी इससे मैच हो जाएगी इसकी ए वाले की, ठीक है। ये इसको पहचान लेगा तो ये इसका खून एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ओ वाला क्यों दे सकता है इसको, क्योंकि इसमें ए एंड बी दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन इसमें होते नहीं हैं, इसलिए ये इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इससे खून ले सकता है। फिर बात करते हैं बी की, तो ये बी वाला इस ए को पहचान लेगा। इसके अलावा ओ वाले में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये ले सकता है। इसी टाइप से सब ले सकते हैं, ठीक है। फिर टू डोनेट किसको कर सकता है ब्लड ग्रुप ए वाला, तो ए वाला ए वाले को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को। ए बी सर्वग्राही होता है, ए बी सभी से खून ले सकता है। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है, ले सभी से सकता है, ठीक है। और ओ वाला सबको दे सकता है, ठीक है। किसे किसे ले सकता है, ए से ओ से, बी से ओ से और सभी से। ए बी वाला सबको दे सकता है और सबसे ग्राइंड कर सकता है और ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ग्राइंड कर सकता है। डोनेट किसको कर सकता है, ए वाले को कर सकता है, ए बी वाले को, बी को, ए बी को, और ए बी को सभी कर सकते हैं और सब ओ वाले को सब लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं RH फैमिली की। RH फैमिली, RH फैमिली में RH फैक्टर पाया जाता है RBC के ऊपर।
आरबीसी के ऊपर एक अलग टाइप का एंटीजन पाया जाता है जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। जो रिसस मंकी होता है उसके जैसा इसकी जो आकृति होती है वो इसकी जैसी होती है, इसकी बनावट वगैरह, तो इसको आरएच रिसस मंकी से लिया गया इसलिए आरएच फैक्टर बोलते हैं। रिसस मंकी। आरएच फैक्टर दो टाइप का होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। वर्ल्ड में आरएच पॉजिटिव लोग हैं वो 80% ही होते हैं और 20% लोग में आरएच नहीं होता, आरएच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आरएच पॉजिटिव होता है तो उनका ब्लड ग्रुप कैसे होगा? जैसे ए वाला है तो आरएच पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। आरएच नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसमें केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आरएच में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में मादा जो होती है, जब किसी कपल की शादी होती है तो मादा जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है और जो आदमी होता है, फादर होता है, वो आरएच पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उनमें जो बच्चा बनेगा वो कैसा होगा? आरएच पॉजिटिव का होगा, क्योंकि आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, आरएच नेगेटिव के गुण को वो प्रकट नहीं होने देता। आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, यहाँ पे मैथ्स वाला नहीं होता है हिसाब कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, नहीं होता है। यहाँ पे आरएच पॉजिटिव पॉजिटिव ही बनेगा, ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस फिटेलिस मतलब फिटस में होता ही है ना, फिटस मतलब जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है वो। ठीक है, तो फादर जो होता है वो होता है आरएच पॉजिटिव और माँ जो होती है मदर आरएच नेगेटिव। तो इनसे जो बच्चा बनेगा वो कैसा होगा? आरएच पॉजिटिव। आरएच नेगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि आरएच पॉजिटिव है वो प्रभावी होता है आरएच नेगेटिव पर, अप्रभावी गुण। ठीक है, आरएच पॉजिटिव जब माँ के पेट में बनता है आरएच पॉजिटिव और इसका माँ का ब्लड कैसा होता है? आरएच नेगेटिव होता है। तो ब्लड जब बाहर से अंदर आता है तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब अंदर से बाहर आता है तो इस माता की जो आरएच नेगेटिव वाला होता है वो सोचता है कि कोई फॉरेन बॉडी हमारे ब्लड में आ चुकी है, तो इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एंटीबॉडीज बनने लगती है, एंटीबॉडी बन जाते हैं। फिर एंटीबॉडी बनने के बाद जब ये एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती है, इतना टाइम लगता है, तो इस टाइम तक फर्स्ट बेबी हो जाता है। लेकिन जब सेकंड बेबी होता है तो क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़, इनमें मेमोरी होती है, ये इनको याद रहता है कि पिछली बार कोई फॉरेन बॉडी आई थी तो वो बच के चली गई थी, लेकिन इस बार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड बेबी के टाइम डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन जाती है उसके खिलाफ और लेकिन वो मर जाता है। ठीक है, वो पेट में मर जाता है या फिर उसमें एनीमिया या फिर बहुत सारी डिजीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब को पूछे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में केस में क्या फादर और मदर के जो आरएच है वो कैसे होते हैं? तो फादर का आरएच पॉजिटिव और मदर का आरएच नेगेटिव और बच्चा जो होता है वो आरएच पॉजिटिव का होता है। ठीक है, ये हो गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब बात आती है रक्त वाहिनियों की, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियाँ
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है, धमनी, शिरा और कैपिलरीज, केशिकाएं। धमनी आर्टरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, शिरा वेन और केशिकाएं। कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी से क्या होता है, आर्टरी से जैसे ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाता है ऑर्गन्स तक, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है वो हार्ट से ऑर्गन्स तक जाता है, वो ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है, ठीक है। O2 युक्त ब्लड ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम वीन करती है, शिरा करती है। जो CO2 युक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो हार्ट तक ऑर्गन से शिरा लेके आती है, ठीक है। कैपिलरीज बीच में होती है शिरा और धमनी के, ये इसमें जो मतलब जैसे कि ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी बीच में सबसे पहले धमनिकाओं में बदल जाती है, फिर उसके बाद छोटे छोटे नलिकाओं में जिनका डायमीटर वो हेड से भी पतला होता है, हेड से भी छोटी होती हैं ये, ठीक है। बाद में वापस वीन में आर्टरी से जो शुद्ध ब्लड आता है वो धमनिकाओं में चला जाता है, फिर धमनिकाओं से ये उस ब्लड को लेके छोटी छोटी नलिकाओं से लेके और उस ऑर्गन तक, पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये O2 युक्त रक्त को लेती हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचा देती है। फिर उसके बाद जो उस ऑर्गन में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि डाइजेशन वगैरह होता है, और डाइजेशन होने के बाद CO2 बनती है उसमें, तो CO2 और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वो ये कैपिलरीज लेती हैं, फिर शिरिकाओं को देती हैं, और शिरिकाएँ जो वेन होती है बड़ी उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। CO2 प्लस वेस्ट मटेरियल कैपिलरीज लेती हैं, फिर इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। तो ये आर्टरी क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, तो धमनी में कौन सा रक्त, O2 युक्त रक्त बहता है, सबको पता है, और इसमें CO2 युक्त रक्त बहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ओर्टा। ओर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है जो हार्ट से निकलती है। इसके अलावा सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन सी होती है, जो हमारे माइंड से, ब्रेन से और हमारे शोल्डर से जो लेके आती है ब्लड, वो हार्ट में डालती है, ठीक है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रक्तवाहिनी है, वो कौन सी होती है, केशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी जो मस्कुलर वॉल होती है धमनी और शिरा की, ये धमनी होती है, इसकी जो मस्कुलर वॉल है वो मोटी होती है। पेशियों की बनी होती है मस्कुलर पेशियां, पेशीय दीवार। पेशीय दीवार मोटी होती है इनकी, जबकि शिरा में
पेशीय दीवार पतली होती है। पतली पेशीय दीवार। अब धमनी में जो ये पेशीय दीवार मोटी होगी तो इसका डायमीटर कम होगा, व्यास कम होगा, इसका व्यास कम होता है और इसका व्यास, इसकी पेशीय दीवार जो पतली होती है तो इसका, इसलिए इसका व्यास ज़्यादा होता है। इसके बाद नॉर्मली धमनी है वो शुद्ध रक्त को लेके जाती है और शिरा है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। लेकिन एक धमनी और शिरा ऐसी होती है जो जिनमें धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। नॉर्मली धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस एक पर्टिकुलर धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये हम आगे देखेंगे कि क्यों इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि धमनी और शिरा हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होता है? धमनी में ज़्यादा होता है, शिरा में ज़्यादा होता है? ब्लड प्रेशर हमेशा धमनी में ज़्यादा होता है। धमनी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है शिरा के तुलना में। क्यों होता है ज़्यादा धमनी में ब्लड प्रेशर? क्योंकि धमनी की जो पेशीय दीवार होती है वो मोटी होती है, उसको रक्त को बहने के लिए कम स्थान मिलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर डालता है। ठीक है, इसलिए इसमें धमनी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, शिरा में कम होता है क्योंकि उसकी काफ़ी चौड़ी दीवार होती है, उसका जो वेन है वो काफ़ी चौड़ी होती है, इसलिए उसको आराम से बहने के लिए स्थान मिलता है, तो वो धीरे धीरे बहती चली जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता उसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं कपाट की। धमनी में कपाट एब्सेंट होते हैं जबकि शिरा में कपाट प्रेजेंट होते हैं। शिरा में कपाट क्यों होते हैं? क्योंकि शिरा में जो ब्लड है वो उसका बैक फ्लो हो जाता है, पीछे वापस ना चला जाए, इसलिए इसमें, क्योंकि उसकी चौड़ी दीवारें होती हैं इसलिए उसमें वापस पीछे ब्लड जा सकता है, इसलिए उसमें कपाट प्रेजेंट होते हैं। शिरा में कपाट उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ब्लड की बात की तो ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से नापते हैं? ब्लड प्रेशर को नापने का यंत्र होता है, उसका नाम होता है स्फैग्मोमेमोमीटर। स्फैग्मोमेमोमीटर मेमोमीटर ब्लड प्रेशर को नापने के, ब्लड प्रेशर को जो चेक किया जाता है वो इसी यंत्र से चेक किया जाता है। ठीक है, ये हो गई रक्त वाहिनियाँ। अब बात आती है हार्ट की। हार्ट
हार्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है लसिका, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जो हमारी कैपिलरीज और अंगों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, गैसेज, वेस्ट मटेरियल या ऑक्सीजन, CO2, किसी चीज़ का भी आदान प्रदान होता है, वो लिम्फ की सहायता से होता है। वेस्ट मटेरियल, लिम्फ जो है वो ऐसे कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी आती है इधर से धमनी चली जाती, आर्टरी आती है और वेन चली जाती है। यहाँ से इनके बीच में जो है वो होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, जो अंगों से लेता है और इनको कैपिलरीज को देता है, और कैपिलरीज धमनी और आर्टरी और वेन को देती हैं। ठीक है, तो आदान प्रदान का काम लसिका के द्वारा होता है। पदार्थों का आदान प्रदान। ठीक है, उसके बाद बात आती है हार्ट की। हार्ट को हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट और उसके अलावा उसकी डिजीज़, ये 2 टॉपिक बचे हैं, हार्ट और उसकी डिजीज़, वो कल क्लास में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।